हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल कुछ करेंट्स अफेयर के क्वेश्चंस और कुछ यहाँ पर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको आपको डिटेल में समझना है और उससे रिलेटेड जैसे करेंट्स अफेयर का कोई क्वेश्चन है और उससे अगर कुछ स्टैटिक सेक्शन का भी कनेक्शन है, मान लेते हैं कि कोई संवैधानिक निकाय आता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है करेंट्स में, तो उसके बारे में भी जरा डिटेल में देख लेंगे, पॉलिटी के एंगल से देख लेंगे कि ऐसे अगर सवाल स्टैटिक सेक्शन से भी आते हैं तो हमारे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डू नॉट कंस्टिट्यूट द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जब आप महंगाई, इन्फ्लेशन, इन चीजों को पढ़ते हैं तो वहां पर WPI, CPI ये सब टर्म सुनने को मिलता है। साथ ही साथ आप कई बार कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन ऐसे टर्म्स भी समझते हैं। यहीं पर एक कंसेप्ट है कोर इंडस्ट्रीज का। कोर इंडस्ट्रीज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो ऐसी मेन इंडस्ट्रीज हैं जिनका मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी में। मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी कि अगर हम यहां पर 100 रुपए पंप करते हैं तो वो हमें मल्टीप्लाई करके 1000 रुपए जनरेट कर देगी। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है और ये इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के हेल्दी ग्रोथ के लिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री को डेजिग्नेट किया गया है कि ये हमारे लिए कोर इंडस्ट्री है। और कुछ वोलाटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि फ्यूल या फूड, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, बट जो कोर इंडस्ट्रीज हैं जनरली फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। जो इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं करीब 40% या एग्जैक्ट बोलूं तो 40.27% जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे चीज हैं और टोटल जो 8 है इसमें पेट्रोलियम, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिक जनरेशन, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब आते हैं। सवाल यह है कि इसमें से कौन सा एक कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। फार्मास्यूटिकल, कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इंडस्ट्री। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये सवाल खत्म होते होते आपको पता चल गया होगा कि यहां पर जब मैं 8 कोर इंडस्ट्रीज का नाम ले रहा था तो उसमें ये फार्मास्यूटिकल यानी दवाओं का उद्योग नहीं शामिल था। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स 40.27% कंस्टिट्यूट करते हैं। ये याद रखने वाली बात है। और आप क्या याद रख सकते हैं? तो जो बेस ईयर है कोर इंडस्ट्रीज के लिए 2004-05 हुआ करता था और इसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया अप्रैल 2017 में। तो एक ये भी सवाल हो सकता है इनकेस कि बेस ईयर क्या है। अब यहां सवाल ये भी आता है कि ये 40.27% कंस्टिट्यूट तो करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, यानी कि किसको वेटेज सबसे ज्यादा मिला हुआ है? सबसे ज्यादा रिफाइनरी को मिला हुआ है पेट्रोलियम के साथ 28%, उसमें जितना होता है उसका 28% अकेले पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इलेक्ट्रिक जनरेशन को करीब 20% यानी 19.25%, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट और सबसे अंत में फर्टिलाइजर के लिए 2.63% वेट असाइंड है। इस तरीके से थोड़ा आइडिया रहेगा तो मिलते जुलते चीजों को आप ग्रैप्स कर सकते हैं, वहां पर आपकी पकड़ बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? और ऑप्शंस हैं नंदन नीलेकानी, नंद किशोर सिंह, विरल आचार्य, विजय केलकर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब देखिए यहां पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहां आंसर दिखते हुए भी लोग कहेंगे कि ये नाम तो हमने सुना ही नहीं, नंद किशोर सिंह। क्योंकि अक्सर जब आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या करेंट अफेयर कहीं पे इनके सिंह नाम लिखा होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे मौके हैं जब नंद किशोर सिंह ऐसा लिखा हो।
तो आंसर जानते हुए भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इन चीजों का भी ध्यान देना है आपको कि कोई नाम है तो उसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम, ये सब भी एक बार को ध्यान में ले लेना है। और ये चेयरपर्सन रहे 15th फाइनेंस कमीशन के लिए। और 15वीं जो वित्त आयोग है इसको कब गठित किया गया? तो नवंबर 2017 में। जब ये सारी बातें हो ही रही हैं तो यहां पर यह भी सवाल हो सकता है कि जब बंटवारे की बात की गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कितने परसेंट जो कलेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट को दे। 14वें वित्त आयोग में 42% कहा गया था और 15वें वित्त आयोग में 41% कहा गया। तो क्या ये 1% की यहां कमी कर दी गई है? मोटे तौर पर समझा जाए तो कोई कमी नहीं की गई है, क्योंकि जब यह 42 कहा जा रहा था तो यहां पर स्टेट जो है उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल था, लेकिन अभी के लिए इसको हम 41% प्लस 1% देखते हैं। है 42 का 42 ही, ये 1% जो हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए हो गया, यानी कोई असर नहीं पड़ा। जो पहले बातें थी वही है 2021-22 तक के पीरियड के लिए, यानी 17 में गठित किया गया तो 17 से 22, समझ गए। और 15th फाइनेंस कमीशन की जब बात हो रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि ये जो वित्त आयोग है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डिटरमाइन करता है जो टैक्स प्रोसीड्स हैं उनको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में इन बातों का जिक्र है कि राष्ट्रपति के द्वारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कंस्टिट्यूट किया जाएगा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। और यहां पर आप देखेंगे जनरली टाइम फ्रेम जो है 5 साल का होता है, फिर ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। जब फाइनेंस कमीशन की बात आती है तो 2 तरीके का डिवोल्यूशन होता है। एक होता है वर्टिकल, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों को कितना पैसा देगी, और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी राज्यों के बीच में जो पैसा का बंटवारा होना है इस 42% का, तो किस राज्य को कितना रुपया मिलेगा। इसके लिए बहुत तरीके का कैलकुलेशन होता रहा है, हिसाब होता रहा है, और यहाँ पर कई तरीके के सलाह भी दिए जाते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में। और वहां पर क्राइटेरिया बनाया जाता है कि हम यहाँ पर पॉपुलेशन को ध्यान में देखेंगे, इकोलॉजी को देखेंगे, फॉरेस्ट एरिया को देखेंगे, इनकम को देखेंगे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देखेंगे, और इसके बाद तय करेंगे कि किस राज्य का शेयर कितना है। मेरा सवाल आपसे यह है कि बिहार राज्य का शेयर कितना प्रतिशत है? जरा सर्च करिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जरूर ढूंढ के याद कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दीजिएगा कि जो थोड़े आलसी लोग हैं उनका भी मदद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग चेयर्ड द मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। देखने में ये लगेगा कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, चेयर्ड लिखा हुआ है, यानी कि हाल फिलहाल की घटनाओं पर आधारित है। बट ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। यहां पर जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं इनके लिए संविधान में लिख दिया गया है कि चेयरपर्सन कौन हुआ करेंगे, तो इस तरीके के कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। अभी हम आर्टिकल 280 देख रहे थे फाइनेंस कमीशन के लिए, उसे थोड़ा पहले आ जाइए। आर्टिकल 279A, एक का मतलब ही समझ आ गया कि अच्छा यहाँ पर चेंजेस हुए हैं संविधान में, अमेंडमेंट्स के बाद इसको शामिल किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम है कि ये रिकमेंडेशंस दे टू यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन द इशू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जो जीएसटी काउंसिल है इसके चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यानी एक्स ऑफिशियो टाइप का चीज हो गया कि जो भी वित्त मंत्री होगा वो खुद ब खुद जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन हो जाएगा। ठीक, और यहां पर जो अदर मेंबर्स होते हैं उसमें यूनियन स्टेट मिनिस्टर होते हैं रेवेन्यू के, या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो कि चार्ज में होते हैं फाइनेंस और टैक्सेशन के। और इसको एक फेडरल बॉडी की तरह कंसीडर किया गया है जहां पर कि केंद्र सरकार और राज्यों के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो जब आप फेडरल फीचर बताते हैं तो वहां पे जीएसटी काउंसिल को भी बता सकते हैं। वजह बहुत साफ है कि यहां पर दोनों यानी कि सेंटर और स्टेट की रजामंदी की बात होती है। वोटिंग का यहां पर कंसेप्ट है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शॉर्ट में बोले तो सीपीआई, किस मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको
शॉर्ट में मॉस भी बोलते हैं, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये बताता है कि महंगाई कितनी है। एक टोकरी ले लिया गया है, बास्केट ऑफ गुड्स ले लिया गया है, यहाँ पर चीजों को रख दिया जाता है, इसमें प्लेस किया जाता है, जैसे कि मिल्क हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गए, कपड़े हो गए, फुटवियर्स है। तो देखिए दूध तो रोज कंज्यूम होता है, फुटवियर साल में आप एक बार खरीदते हैं, या हो सकता है कि साल में 2 बार खरीद लें। तो इसी हिसाब से वेटेज असाइन किया जाता है और फिर कैलकुलेट किया जाता है कि पिछले साल इस टोकरी को खरीदने में कितना खर्चना था, इस साल कितना खर्चना है, तो उसकी तुलना में महंगाई कितनी बढ़ी है आम लोगों के लिए। तो सीपीआई कैप्चर करता है चेंज इन प्राइस लेवल, कहां पर, तो कंज्यूमर लेवल पर। ये जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनके हिसाब से देखा जा रहा है, और चेंज जो प्राइस में है, अगर प्रोड्यूसर लेवल पर देखा जाए तो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो सीपीआई है ये कैप्चर करता है सर्विसेज को भी, लेकिन जो डब्ल्यूपीआई है वो सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है। सीपीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ मार्केट बेस्ड बास्केट है और जो बेस ईयर में बास्केट का प्राइस रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अलग अलग तरीके के सीपीआई होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए तो सीपीआई और फिर आईडब्ल्यू लिख देंगे, अगर एग्रीकल्चरल लेबर के लिए तो सीपीआई एएल हो जाएगा, रूरल लेबर्स के लिए हो जाएगा सीपीआई आरएल, और एक होता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए। तो ये अलग अलग है, इतने डिटेल में नहीं भी जाने, तो काम की बात ये है कि हर किसी के रिक्वायरमेंट अलग है। गांव के लोगों का जो स्पेंडिंग हैबिट है, जो स्टाइल है, वो शहर के लोगों से थोड़ा भिन्न हो सकता है, इसलिए अलग अलग तरीके से इनको आंकते हैं। सीपीआई जो इंडेक्स है ये मॉस्पी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। हर साल परीक्षा के पहले इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते हैं, बिहार गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसको मैंने समराइज करके यूट्यूब पर डाल दिया है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे इकोनॉमिक सर्वे बिहार, और एग्जाम से पहले उसे जरूर पढ़ लेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फाइनेंस कमीशन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये कटआउट में दिखा रहा हूं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट से, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है केवी सुब्रमण्यम साहब का है। जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर नहीं जाते हैं, बट इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे में इनकी बहुत बड़ी से है, और बात तो यही है कि इनके द्वारा ही ये प्रिपेयर होता है। जब आप एग्जाम देने जाएं उस समय एक बार ये सब कुछ जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उस समय में ऑफिस बियरर कौन है। ऐसे अगर पर्सन इन न्यूज वगैरह पूछ दिए जाते हैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह से, तो आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन अ नेशन कैन बी मेजर्ड बाय, यानी किसी राष्ट्र में आय की असमानता, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, इस चीज को किस तरीके से, किस कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं? क्या यहां पर इंगेल कर्व का यूज करते हैं, या गिनी कोफिशिएंट, या फिलिप कर्व, या फिर लैफर कर्व, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सोचिए, ये बीपीएससी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस यानी फिलिप कर्व पर, लैफर कर्व, लॉरेंज कर्व पर सवाल पूछे ही जाते हैं। इनइक्वालिटी मापने का सबसे सही तरीका है गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट। यहां पर हम देखते हैं कि जो एवरेज इनकम है उससे कितना ज्यादा यहां पर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, या ये जो कर्व है कितना बेंड कर रहा है। जो कोफिशिएंट है वो 0 से लेके 100 के बीच में होता है, जो कोफिशिएंट है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब है कि किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं है, 1 का मतलब हो गया कि बहुत 100% इनइक्वालिटी है। 0 परफेक्ट इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी को।
यहाँ पर और भी जो कुछ नाम है उनके भी बारे में देख लें। जो ये फिलिप कर्व है, इस पर भी सवाल बीपीएससी पूछती है। विलियम फिलिप नाम के एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये हाइपोथेसिस दिया गया था कि इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और कोरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ राइज इन वेज के बीच में। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई कर्व पूछा जाए तो वहां पर आप फिलिप कर्व को ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से जो लैफर कर्व है, ये रिलेशनशिप बताता है टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। टैक्स का रेट बहुत कम रहे या बहुत अधिक रहे तो टैक्सेशन जो है वो दिक्कत में आ जाएगा। और इसके लिए एडम स्मिथ, जिनको कि इकोनॉमी के फादर के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अपने कैनन्स ऑफ इकोनॉमी में ये बातें बताई हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में, कि क्या क्या बेसिक नॉर्म्स हैं किसी भी टैक्स को फिजिबल बनाने के लिए। और लॉरेंज कर्व यहां पर ये भी जान लें तो लॉरेंज कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और ये डेवलप किया गया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मार्क लॉरेंज के द्वारा सन 1905 में, जब हम स्वदेशी आंदोलन लड़ रहे थे तो उस समय ये डेवलप कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय व्हिच कंट्री? नॉर्वे, सिंगापुर, हैटी, भूटान या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, दुनिया भर में कई तरीके की होड़ है और जब हमें ये दूसरे से तुलना करना होता है कि हम उससे बेहतर हैं कि नहीं बेहतर हैं, तो उसके लिए कई तरीके के सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं और बहुत तरीके के कैलकुलेशंस हैं। जैसे जीडीपी है, एक बहुत बढ़िया पैमाना है, पता चलता है कि किसी देश का ग्रोथ कितना है, पिछले साल से कितना बेहतर परफॉर्म किया, इस बार टोटल उसका जीडीपी कितना है। जैसे आम बोलचाल में कल परसों लोग कह रहे थे कि जो टेस्ला कंपनी और उसके जो मालिक हुए एलन मस्क कि उनकी जो पूरी वेल्थ है वो पाकिस्तान के जीडीपी से कहीं ज्यादा है, तो तुलना करने के लिए कुछ चाहिए ना। इसी तरीके से हैप्पीनेस को कैलकुलेट किया जाए कि कहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल स्थिति में हैं। खुशी का मतलब हुआ कि वो अपने को हर तरीके से भरे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो, नॉर्मल वेल्थ होना जरूरी नहीं है हैप्पी रहने के लिए। तो ये रिलीज किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, किस देश के द्वारा? ये शुरू किया गया था भूटान के द्वारा। हमारा जो पड़ोसी देश है, छोटा सा पड़ोसी देश जो कि बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और हिमालय के लैप में बसा हुआ एक किंगडम है। तो भूटान इस नए कंसेप्ट के साथ आया था। दुनिया जब होड़ में लगी थी जीडीपी को कैलकुलेट करने की, तो ये हैप्पीनेस को कैलकुलेट कर रहे थे। बाद में इस चीज को दुनिया भर में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और आगे चल के इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे वगैरह मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। कब शुरू किया गया था? तो सन 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन इसके लिए जो रेजोल्यूशन है 2012 में ही पास हो गया था। सबसे पहले इनिशिएट किया गया भूटान के द्वारा। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को यहां पर तवज्जो मिलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर में। और अगर ये बहुत सवाल टफ कर ही लिया जाए कि ये कंसेप्ट कब निकल के आता है, तो सन 1972 में ये भूटान में कंसेप्ट लेकर आते हैं। जो वहां के राजा होते हैं भूटान के, जिनका नाम होता है किंग जिंगमे, उनके द्वारा ये कंसेप्ट लाया जाता है। खैर, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह को हम देखते हैं तो इन चीजों को हमको बहुत अच्छे से समझना होता है। और 2021 के लिए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का जो थीम था वो था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। अब यहाँ पर जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है वो भी लेकर बड़ा न्यूज वगैरह में रहा, उन चीजों को भी आप देख लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज या वेयर नॉट कंसर्न्ड विद द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी को मापने के लिए बहुत सारी अलग अलग कमिटियां बनाई गई हैं, लेकिन उसमें से एक ये कमिटी कौन नहीं है? नरसिम्हन कमेटी, लकड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, अलग कमेटी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, अब यहां पर बहुत ज्यादा हम पॉवर्टी पर चर्चा नहीं करेंगे, कभी और कर लेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नरसिम्हन कमेटी जो है ये बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। 2 बार ये नरसिम्हन कमेटी बनती है, नरसिम्हन कमेटी 1 और 2। इसके बाद ही जो हमारे देश में ये सारे चेंजेज होते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस वगैरह,
तो इनको फादर या ग्रैंडफादर भी कहा जाता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। नरसिम्हन साहब को ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और ये जो सवाल है ये पूछा जा रहा है ब्रुटलैंड आयोग के बारे में, ब्रुटलैंड कमीशन के रिपोर्ट के बारे में, कि जो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है एक्चुअली ये इन्वायरमेंट से इत्तेफाक रखता है कि इसको किस नाम से पब्लिश किया जाता है, लिमिट्स टू ग्रोथ या आवर कॉमन फ्यूचर या साइलेंट स्प्रिंग्स या द वर्ल्ड विदाउट अस। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आवर कॉमन फ्यूचर। इसका हिंदी जानना कि हमारा सामान्य भविष्य, ये उतना सही नहीं होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली हिंदी में लिखा होना चाहिए था, इंग्लिश का ही टर्म होना चाहिए था, आवर कॉमन फ्यूचर। कुछ इस तरीके का कवर पिक आप समझ पा रहे हैं, आवर कॉमन फ्यूचर ब्रुटलैंड रिपोर्ट। और ये जो ब्रुटलैंड कमीशन है ये बनाई गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, जिनका नाम है ब्रुटलैंड। कब? तो 1987 में। और इसको वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट किस कमीशन को कहते हैं, तो ब्रुटलैंड कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आ जाते हैं मनरेगा से। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये यहां पर आपको बताना है कि किस स्टेट से शुरू किया गया था। अब आप कहेंगे कि ये तो करंट अफेयर का कोई चीज नहीं है, क्यों लाया गया? मनरेगा काफी चर्चे में रहा जब रिवर्स माइग्रेशन होने लगा, लोग अपनी गांव की तरफ लौटने लगे, तो फिर से एक बार मनरेगा के ऊपर चर्चा बढ़ा, इसलिए ये सवाल है, करंट अफेयर का डायरेक्ट सवाल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा की जब बात हो रही है तो ये कह सकते हैं कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है और इसका मकसद है कि 100 दिन का अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाए, 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाए। और अगर 100 दिन की भी रोजगार की गारंटी नहीं दी जा पाएगी तो वहां पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है और यहाँ पर 1/3 बेनिफिशियरी जो है उसमें महिलाएं हैं। और यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 का आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर वेज जो है वो पेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज, जो कि स्पेसिफाई किया गया है एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए उस राज्य में, और ध्यान में रखा जाता है मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। आपको बताना है कि व्हाट इज द टोटल इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ बिहार। बिहार की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? 30 लाख हेक्टेयर, 32 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर, 35 लाख हेक्टेयर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था, मतलब वीडियो नंबर 21 जिसको कहेंगे, उसमें मैंने इन बातों पर ध्यान दिया था। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 35.36 लाख हेक्टेयर। ये ईयर बुक 2016 में इन बातों को पब्लिश किया गया था और यही मोर और लेस है, इसमें बहुत ज्यादा ऑल्टरेशंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क्स। ध्यान दीजिएगा, एक इससे मिलता जुलता यह भी सवाल हो सकता है कि बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वास करती है। एक सवाल यह हो गया कि कितनी प्रतिशत बिहार की आबादी जो है, जो कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में लगी हुई है। मिलता जुलता सवाल है। बिहार में करीब 11% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन है और करीब 89% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। तो करीब यही जो पॉपुलेशन है ये बिहार में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। ये बहुत बड़ा हिंट है और आप समझ गए कि करीब 86% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में है। गवर्नमेंट डाइवर्सिफाई कर रही है चीजों को और यहाँ पर एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को बढ़ाया जा रहा है। बिहार में कृषि रोडमैप को अच्छे से देखेंगे, ऑर्गेनिक कृषि को प्रमोट किया जा रहा है। गांव-गांव में और बेहतर तरीके से फूड प्रोसेसिंग वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पर कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव के कंसेप्ट को ज्यादा पेनिट्रेशन किया जा रहा है। बैंकिंग नेटवर्क से लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि वो फॉर्मल इकोनॉमी से ज्यादा जुड़ सकें। ये सब कुछ
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया? मक्का, मक्के के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है भारत में? दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, बट मेरा ये क्वेश्चन लाने का बस ये मकसद है कि आप ऐसे चीजों के लिए भी तैयार हो जाए कि ठीक है, मक्का पूछ लिया आपने तो कोई बात नहीं, हम चावल, गेहूं और भी चीजों को देख लें, लीची को देख लें, केला को देख लें, आम को देख लें, सब देख लें एक बार कि अगर ऐसे कुछ भी सवाल पूछ लिए जाए तो हम तैयार रहें। हाईएस्ट प्रोड्यूसर और दूसरा कि बिहार का क्या रैंक रहा। ओके, तो बिहार थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का, और मेज जो है बिहार में करीब 8% एग्रीकल्चरल लैंड पर उगाई जाती है। मेज के बारे में अगर बात करें तो ये राबी क्रॉप भी है, खरीफ क्रॉप भी है। डिपेंड करता है कि किस जगह पर इसकी खेती की जा रही है, और अलग अलग तरीके से खेती प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग टाइम पर। बहुत तरीके के सॉइल पर इसको उगाना पॉसिबल है, आसानी से ये उग जाता है। कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आता है। बिहार का जो समस्तीपुर वाला जो क्षेत्र है वो मक्के के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत वैगन लिमिटेड जो इंडियन रेलवे के प्लांट्स हैं वो बिहार में कहां सिचुएटेड है? दरभंगा, मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आज से 3 साल पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए कि जो मधेपुरा में यूनिट है वो उसकी कैपेसिटी क्या है या पावर कंजम्पशन कितना करता है, इस तरीके से। उसी सवाल के तर्ज पर यह सवाल है। ऑप्शन से यहाँ पे दरभंगा, मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर भारतीय रेलवे के भारत वैगन लिमिटेड के बारे में पूछा जा रहा है। क्या होगा सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि एक से अधिक आंसर सही है। ये मोकामा में भी लोकेटेड है, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में भी, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवेज इन द टोटल रोड लेंथ ऑफ बिहार? देखिए, किसी भी स्टेट का जो हेल्थ है उसका पता लगता है कि वहां पर कितने मेटल्ड रोड हैं, मतलब कितनी लेंथ है, नेशनल हाईवे कितना है, स्टेट हाईवे कितना है, एक्सप्रेसवे कितना है, कच्ची सड़क कितनी है। जो जितना डेवलप्ड होगा पक्का सड़क वहां उतना, कच्चे उतने कम होंगे, या रोड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये डेवलपमेंट का पहचान है। यहाँ पर बिहार के कुल सड़कों में नेशनल हाईवे कितने प्रतिशत आते हैं पूछा जा रहा है। 2.4%, 4.35, 3.31%, 4.15% या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये बहुत करीबी टाइप का मामला है और टफ क्वेश्चन मैं इसे नहीं मानता हूं, क्योंकि ये वन टाइम गो थ्रू है। एक बार देख लें तो आप तैयार रहेंगे हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। और यहां पर ये सवाल मैंने पूछ लिया तो स्टेट हाईवे, रूरल रोड, सब कुछ एक बार में पूरा का पूरा आप चार्ट देख लें। हम उसको पोस्ट भी करते रहते हैं टाइम टाइम पर ऐसी चीजों को। तो 15 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, करीब 3.31%। अगला जो 16 नंबर सवाल है कि बिहार इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर पावर, यानी बिजली के लिए बिहार किस चीज पर निर्भर है? सबसे अधिक की बात हो रही है। हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर, सोलर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इतना तो तय है कि अभी हम अक्षय ऊर्जा पर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है। मेनली हम फॉसिल फ्यूल्स पर ही अपने को अभी तक बांध के रख पाए हैं, और उसमें भी बिहार जो है सबसे ज्यादा रिलाई करता है थर्मल पावर प्लांट्स पर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिस पर पार्टनरशिपिंग है बिहार गवर्नमेंट की एनटीपीसी के साथ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल से सवाल आ गया तो एक हाइड्रो से। कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहां लोकेटेड है? कटिहार में, सुपौल में, सहरसा में, अररिया में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपौल। बिहार का सुपौल डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 19.2 मेगावाट का प्लांट है कोसी नदी के ऊपर, कोसी जल विद्युत संयंत्र। ये मल्टीपर्पज हो गया। जब इसकी बात हो रही है तो यहां पर आप एक बार को जाकर YouTube में सर्च करके गौरव सर का दागमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। करेंट अफेयर में रहा था तो इसके बारे में विशेष जानकारी हो जानी चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इज या आर ऑल्सो नोन एज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ब्रेटन वुड एक प्लेस हुआ, वहां पर कुछ कंक्रीट डिसीजंस लिए गए जिसके प्रांत कुछ इंस्टीट्यूशंस बनती हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के रूप में जाने जाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ई, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इन दोनों को एक साथ कहते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी अंतिम उपाय के ऋणदाता। अब कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत जरूरी है सरकारों के लिए यानी यूनियन गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए या बैंकों के लिए, तो आखिरी दरवाजा जो खटखटा के काम बन ही जाना है वो किसका है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का या फाइनेंस कमीशन का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नीति आयोग या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको गवर्नमेंट्स बैंक के नाम से जानते हैं, बैंकर्स बैंक के नाम से जानते हैं और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में भी जानते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे तरीके के जो कमर्शियल बैंक फंड्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होता है और क्राइसिस के सिचुएशन में भी इसका एक अलग रोल है। बहुत तरीके के रोल में आरबीआई हमेशा से रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। अंत्योदय प्रोग्राम का मकसद पूछा गया है। कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद ये स्कीम काफी बार पेपर में रहा, तो इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। क्या ये वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज के लिए है या हेल्पिंग पुअरेस्ट अमंग द पुअर या अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित कम्युनिटी या कंप्लीट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उनकी मदद के लिए AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना। ये स्कीम है भारत सरकार का और ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ पीपुल को। जब ये बात हो रही है तो थोड़ा रेट भी जान लें। यहाँ पर जो व्हीट है यानी गेहूं वो 2 रुपए प्रति केजी प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। जो चावल है 3 रुपए प्रति केजी और जो कोर्स ग्रेन है, मोटे अनाज है, 1 रुपए प्रति केजी। जो भी कॉस्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के या ट्रांसपोर्टेशन के या जो कह लें कि जो मार्जिन के डीलर्स जो मार्जिन होते हैं डीलर्स के, ये सारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा बॉर्न किया जाता है। और यहाँ पर जो चूजन हाउस होल्ड होते हैं वो इंटाइटल्ड होते हैं 35 किलोग्राम तक अनाज के लिए। और जो नंबर है हाउस होल्ड पुअर्स की जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये बढ़ के हो गई है अब तक के लिए 2.5 करोड़, बहुत बड़ा संख्या है। ओके, तो इस तरीके से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिटेल में देखा और उसके जितने पहलुओं पर चर्चा हो सकता था टाइम बाउंड मैनर में, वो हमने करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आप लाभान्वित हो रहे होंगे और अगर होते हैं तो थोड़ा आप सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को और इन वीडियोज को शेयर करके। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।